एक बार फिर से आप सभी का परीक्षा अध्ययन 2.0 की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम सीटेट 21 जनवरी 2024 की प्रिपरेशन के आधार पर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें कि आज हमारी क्लास 2 है। आज क्लास 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं कि वे कैसे प्रश्न हैं और उनको हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 14, 12, 34, 30 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं, तो √12x + 9 का मान क्या होगा। तो मैं मान लेता हूं कि सब में जब x जोड़ा जाता है तो वे समानुपाती हो जाती हैं। तो ये हो जाएगी 14 + x और नीचे हो जाएगी 12 + x। इसका जो अनुपात होगा वो 34 + x बटे 30 + x के अनुपात के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14 × 42 यानी 420 आ जाएगा। फिर 14 को x से करेंगे तो 14x आ जाएगा। फिर x को 30 से गुणा करेंगे तो 30x आ जाएगा। और अंत में x को x से करेंगे तो x² आ जाएगा। इसी प्रकार इसको इधर गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 12 × 4 = 48, 12 × 36, 4 × 40, 408 आ जाएगा। इसके बाद 12 को x से करेंगे तो 12x आ जाएगा। फिर x को 34 से करेंगे तो 34x आ जाएगा। और अंत में x को x से करेंगे तो x² आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो x² कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ x को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14 और 30, 44, इधर 12 और 34, ये हो जाएगा 46। तो 44 में से 46 जाएगा तो बच जाएगा 2x। 408 में से 420 चला जाएगा तो बच जाएगा 12, यानी 2 से 12 कटेगा तो 6 आएगा। यानी x की जो वैल्यू निकल करके आई वो आ गई 6। अब हमसे पूछा था 12x + 9 का मान, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे x की। तो 12 को यहाँ पर गुणा करेंगे 6 से, प्लस 9 जोड़ेंगे तो 12 × 72 और 9 = 81, और 81 का वर्गमूल 9 आएगा। तो दूसरे विकल्प में दिख रहा है तो दूसरा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन थी और कैलकुलेशन करने के बाद आप इसका आंसर आसानी से दे सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि a = -3/4 और b = 5/6 है तो निम्न में से कौन सा a और b के बीच स्थित नहीं है। तो ये देखते हैं। तो पहली तो a की वैल्यू उसने दे रखी है -3/4। अब यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि दशमलव में डायरेक्टली आने लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अंश में 10 से गुणा कर देता हूँ। अंश में 10 से गुणा करूँगा तो 30/4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो -4 × 28 और 2 बचेगा तो 4 × 5 = 20, यानी कि -7.5। ये तो a का मान हो गया। इसी प्रकार b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो कि है 5/6। अब इसके भी अंश में करना पड़ेगा 10 से गुणा, क्योंकि उसके किया हुआ है 10 से गुणा। तो ये हो जाएगा 50/6। यहाँ पर करेंगे तो 6 × 8 = 48, 2 बचेगा तो 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18। इस तरीके से डॉट आएगा, यानी ये हो गया b का मान। क्योंकि अब मैं बात करूं यहाँ पर यहाँ पर जो मान a और b के आए हैं वो आए हैं -7.5, और यहाँ पर मान लिया कहीं शून्य रहा होगा मिडिल में, अगर पूर्ण संख्या रेखा प्रदर्शित करेंगे। और दूसरी तरफ जो वैल्यू होगी वो प्लस की 0.33 हो जाएगी। तो एक तरफ ये और बीच में अपनी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सा इनके बीच में नहीं होगा। तो क्योंकि अब a और b के अंश हमने जो अंश है उसमें 10 से गुणा किया हुआ है, तो जो विकल्प है उनके भी अंश में 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो पहली वैल्यू उसने दे रखी कि 0, कह रहा है कि 0 इन दोनों के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। तो 0 तो इनके बीच में आएगा ही आएगा, क्योंकि a का वैल्यू जो है माइनस का है और b की वैल्यू जो है वो प्लस की है। तो 0 जो होगा इनके बीच में होगा। तो ये तो हो सकता है हो जाएगा, ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा है -1/2। अब यहाँ 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इसमें 10 से गुणा किया हुआ है। तो ये आ जाएगा -10/2। तो भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 5 आ जाएगा तो हमें कंपेयर करने में आसानी होगी। अब -5 आई है तो इसका मतलब कहाँ होगी,
-7.5 से बड़ी होगी तो इससे पहले ही आ जाएगी लेफ्ट इसके राइट में, तो यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि ये तो इन दोनों के बीच में आ सकती है। फिर अगली जो वैल्यू दी हुई है -2/5, यहाँ भी 10 से गुणा करेंगे। अब 5 से 20 को भाग करेंगे तो 5 चौको 20, यानी कि -4 आया। तो -4 भी कहाँ होगा, यहीं कहीं पर आ जाएगा, 0 और -7.5 के बीच में। तो एक ये वैल्यू हो गई। अब अंत में बची 4 नंबर, तो 4 नंबर में जो है वो दिया हुआ है -7/9। इसमें भी 10 से गुणा करेंगे और भाग करके देखेंगे। तो यहाँ पर भाग करेंगे तो मिलेगा 9 सत्ते 63, 7 बचेगा, फिर 0 लगेगा तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, इस प्रकार से 7.77 कुछ ना कुछ आएगा। तो अब जो चौथे विकल्प की जो वैल्यू आई है वो आई है -7.77, और -7.77 जो है वो -7.5 से भी छोटी है, यानी कहाँ आ जाएगी, इससे पहले इसके लेफ्ट में आ जाएगी, इन दोनों के बीच में नहीं आ पाएगी। नहीं आ पाएगी तो चौथा वाला विकल्प ही जो है वो इन दोनों के बीच में स्थित नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर सकते थे, और दशमलव में करके करना आसान रहेगा अन्य किसी भी तरीके से, इससे आपका आंसर जो है वो जल्दी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1.7 × 10⁴ और 12.5 × 10⁻⁻6 के गुणनफल को मानक रूप में k × 10⁻n द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो 2k + n की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। तो स्टैंडर्ड अगर फॉर्म में हमें मानक रूप में व्यक्त करना होता है तो 0.1 अंक बाद होता है, ये आपको ज़रूर पता होगा। तो पहले तो इनका गुणनफल करना पड़ेगा। तो ये दिया हुआ 1.7 × 10⁻⁴, और दूसरा जो दिया हुआ है वो 12.5 दिया हुआ है और उसकी 10⁻⁻6 है, और इसको उसने k × 10⁻n के रूप में व्यक्त कर रखा है, तो इस रूप में हमें दिखाना पड़ेगा। तो पहले तो 17 को 12.5 से गुणा करेंगे, तो पहले दशमलव भूल जाइए, पहले हम केवल करेंगे गुणा, और पहले गुणा करेंगे तो देखेंगे कितना मिलता है। ये आ जाएगा 17 × 85 के 5, 8 बचेगा, 17 दूना 34 और 34 6 40 2 42 2 आ जाएगा, और 17 4 21, यानी ये आ गया 21 25। अब क्योंकि एक अंक बाद यहाँ भी दशमलव था, एक अंक बाद यहाँ भी दशमलव था, तो टोटल 2 अंक बाद दशमलव आ गया यहाँ पर, यानी वैल्यू मिली 21.25। अब यहाँ पर मिला, यहाँ पर 10 घात प्लस थी, प्लस की 4 और माइनस की 2, माइनस की 6, तो जोड़ने घटाने के बाद माइनस का 2 आ जाएगा। और सॉल्व करते हैं, क्योंकि दशमलव 1 अंक बाद होना चाहिए। अब दशमलव 1 अंक बाद होना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की ओर खिसकाना पड़ेगा, तो खिसकाएंगे तब दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, और 1 2 ये 5 हो जाएगा। अब अगर हम दशमलव को दाहिनी ओर खिसकाने के बजाय अगर लेफ्ट में खिसकाते हैं तो घातें जुड़ती हैं, उसमें जितना खिसकाएंगे उतने जुड़ जाएंगी। तो इसमें 1 जुड़ गई, माइनस की 2 पहले से ही, उसमें क्या करा मैंने 1 जोड़ दिया, क्योंकि मैंने इसको दशमलव को लेफ्ट में खिसकाया। अगर राइट में खिसकाता तो माइनस की 1 घट जाती, जितने खिसकाओगे उतना घटेगा। तो 1 खिसकाया तो 1 दाहिनी ओर खिसकाते तो घटती, और बाईं ओर खिसकाया है तो जुड़ जाएगी। तो जोड़ने के बाद ये आ जाएगी 2.125, और गुणे यहाँ पर आ जाएगी 10⁻⁻1। ये फॉर्म जो हो गई वो मानक रूप में हो गई k × 10⁻n के रूप में। तो यहाँ से हम तुलना करते हैं, तो जो n की वैल्यू निकल करके आई वो -1 हो गई, और जो k की वैल्यू निकल करके आई वो 2.125 हो गई। अब क्योंकि उसने पूछा कि 2k + n का मान बताइए, तो वहाँ पर रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2k + n। 2k की वैल्यू 2.125 और n की वैल्यू -1। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 125 था 250, यानी 250 आ जाएगा गुणा करने के बाद। उसमें से 1 घटाएंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 3.250। तो 3.250 लिखो या 3.25 लिख लो, जो कि चौथे विकल्प में दिख रही, तो चौथा विकल्प ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई दूसरा तरीका आप नहीं ढूंढ सकते, कैलकुलेशन इसमें भी करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि x⁴ + 1/x⁴ = 322, तो यहाँ पर कह रहा है कि x - 1/x का मान ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
तो यहाँ पर मैं तो आपको पहले शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। जैसे कि प्लस में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए प्लस में दिया हुआ है और यहाँ पर इसने माइनस का पूछा हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, जो वैल्यू दी हुई है अगर घात 4 में है, जैसे कि 322 दी हुई है, तो 322 में 2 जोड़ेंगे और 2 जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा उसका क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। 2 जोड़ने के बाद आया 324, इसका वर्गमूल करेंगे तो 324 का जो वर्गमूल होता है वो 18 होता है। क्योंकि माइनस का पूछा तो अगली बार क्या करेंगे, 18 में 2 घटा देंगे, तो 2 घटाएंगे तो 16 आएगा और 16 का वर्गमूल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो जो x माइनस 1/x का जो मान होगा वो हो जाएगा 4, जो कि दूसरे विकल्प में है। तो दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। या तो फिर आप पूरा कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, वैसे चाहे तो वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किसी बहुफलक के 7 फलक और 10 शीर्ष हैं, इस बहुफलक के किनारों की संख्या क्या है। यानी कि हमें बताना है एज, क्या बताना है, एज बताना है। तो ये है यूलर्स पॉलीहेड्रन के लिए फार्मूला। यूलर्स का जो पॉलीहेड्रन का फार्मूला है वो है v माइनस ई प्लस एफ इजक्वल टू 2। यानी कि अगर वर्टिसेज यानी शीर्ष और फेस को जोड़ दिया जाए, उसमें से एजेज यानी किनारों को घटा दिया जाए, तो उनका जो डिफरेंस आता है वो 2 होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास फलक दिए हुए हैं, फलकों की संख्या उसने 7 दे रखी है, शीर्ष उसने 10 दे रखे हैं। तो जो किनारे पूछे यानी एज पूछे वो इस फार्मूले में रख करके निकाल सकते हैं। तो उसने वर्टिसेज 10 दिए तो 10 रख दिया, एजेस दी नहीं तो एज वैसे ही रहेंगे, और फेस उसने 7 दिए तो वहाँ पर मैंने 7 रख दिया, बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 सा 17, 17 में से 2 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 15। यानी जो एजेज आए किनारे आए उनकी संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई, जो तीसरे विकल्प में। तो तीसरा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको याद रखने की एक ट्रिक है, फिर वो एक बार धोखा दे गया, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि फिर एफ हो जाएगा, वो से वी हो जाएगा, एक बार से ई हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ पर घटाना है और उनका जो डिफरेंस आएगा या टोटल वैल्यू जो आएगी वो 2 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी को ई तक बढ़ाया गया। तो मैं मान लेता हूँ ये हो जाएगा ए, यहाँ हो गया बी और ये हो गया ऊपर की साइड में सी। ये ए बी सी हो गया त्रिभुज। अब ए बी सी त्रिभुज में ए बी को ई तक बढ़ाया तो ये पहुँच गए ई तक, और सी ए को डी तक बढ़ाया, सी ए को कहाँ बढ़ा दिया, डी तक बढ़ा दिया, तो ये हो गया डी। इसके बाद कह रहा है कि यदि बी ए डी 125 डिग्री है तो बी ए डी यानी ये बाहर की ओर साइड वाला कोण, ये इसने दे रखा है कितना, 125 दे रखा है। अगर ये 125 दे रखा है तो आपको मालूम है कि जो सी ए डी होगी वो क्या होगी, एक सीधी रेखा होगी। अब अगर सीधी रेखा होगी सी ए डी तो पूरा 180 अंश का कोण बनाएगी। तो बाहर की ओर 125 हो गया, बाहर की ओर 125 हो गया, तो अंदर की ओर कितना बचा, 180 में से घटा देंगे तो ये निकल करके आ जाएगा 55, यानी कि अंदर की ओर 55 डिग्री हो गया। इसी प्रकार उसने दे रखा है कि ई बी सी 100 दे रखा है, ई बी सी यानी बाहर की ओर इधर कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। अब बाहर 100 दे रखा है तो इस प्रकार ए बी ई की बात करें तो एक सीधी रेखा होगी तो वो भी 180 अंश का कोण बनाएगी। तो बाहर की ओर ई बी सी 100 हो गया, तो बाहर की ओर जब 100 हो गया तो अंदर की ओर कितना बचेगा, 180 में से घटा देंगे तो 80 बच जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे तो 80 और ये 55 हो गया, 80 55 135 हो जाएगा, और फिर बचेगा कितना, 180 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 45, जो कि तीसरा कोण हो जाएगा। अब हमने सारे कोण फाइंड कर लिए। अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो उसने कहा कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु कब होगा, जब कोई 2 कोण बराबर होते। अब इस त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग हो गए तो इसके समद्विबाहु त्रिभुज होने की तो कोई कंडीशन बनती ही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि ए बी जो है, दूसरा कह रहा है कि जो ए बी है वो बी सी से बड़ा है। तो अगर ए बी बी सी से बड़ा है तो ए बी के सामने का जो कोण होगा वो बी सी से बड़ा होगा। तो ए बी के सामने का कोण कौन सा है, आप देख रहे हैं कि ए बी वाली भुजा ये नीचे वाली है, ये नीचे वाली है, और ए बी के सामने आपको क्या दिख रहा है, 45 डिग्री दिख रहा है। तो ये हो गया 45 डिग्री। और दूसरी तरफ है बी सी ये वाली भुजा है। अब इस भुजा के सामने आपको कितना दिख रहा है, 55 दिख रहा है, तो ये हो गया 55। तो ये तो इसका उल्टा हो गया, यहाँ पर
BC वाला कोण बड़ा हो गया, AB वाला छोटा हो गया, तो दूसरा कंडीशन भी गलत हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया। अब तीसरा कह रहा है कि ABC और ACB का अंतर 35 है। तो ABC आप देखेंगे कितना मिल रहा है, ABC 80 अंश है, ABC का जो मान है वो 80 अंश है और ACB का मान 45 अंश है। दोनों का अगर डिफरेंस करते तो वो हमारे पास 35 अंश ही आता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो तीसरा स्टेटमेंट है वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो कि दिए गए कंडीशंस को फॉलो करता है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते थे। हालांकि ये प्रश्न तो बहुत ही छोटा है, अगर आप अपने हिसाब से करेंगे बिना समझाए बुझाए तो बहुत आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला क्वेश्चन दिया गया कि यदि a एक धनात्मक पूर्णांक है तो √a एक परिमेय संख्या है। मैं मान लेता हूं कि एक परिमेय संख्या a है। अगर a की वैल्यू मैं 2 मानूं, अगर a की वैल्यू मैं 2 मान लूं जो कि एक धनात्मक पूर्णांक भी है, और फिर मैं क्या करता हूं, 2 का वर्गमूल करता हूं। लीजिए मैंने कर दिया। अब देखिए क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं है, क्योंकि वर्गमूल में जो भी होती है वो कैसी होती है, अपरिमेय होती है। कैसी होती है, अपरिमेय होती है, यानी कैसी होती है, इर्रेशनल होती है, क्योंकि ये 2 जो है वो वर्गमूल से निकल करके बाहर नहीं आ सकता, यानी इसका मान कुछ ना कुछ भिन्नात्मक होगा, दशमलव में आएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अगर कोई भी संख्या धनात्मक पूर्णांक है तो ये जरूरी नहीं है कि वो एक परिमेय संख्या होगी। हाँ, हो सकती है, जैसे कि a की वैल्यू मैं 4 ले लूँ। अभी अगर मैं 4 ले लूँ तो इसका 4 का वर्गमूल करूँगा तो 4 का वर्गमूल आ जाएगा +- 2, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये तो एक पूर्णांक हो सकता है या धनात्मक पूर्णांक आ सकता है, लेकिन अगर 2 हो जाएगा तो नहीं आ पाएगा। तो ये सदैव हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं होता है। इसको देखते हैं। एक अभाज्य संख्या मैंने 2 ले ली। अब अभाज्य संख्या का मैंने क्या करा, वर्गमूल किया, तो √2 आ गया। अब √2 देखिए क्या है, एक परिमेय संख्या है, नहीं है। और इसने भी कहा कि एक परिमेय संख्या नहीं होता है, यानी कि इसने जो दूसरी वाली नंबर वाली स्टेटमेंट है उसने अपना सही कहा है कि अगर किसी भी संख्या का अभाज्य संख्या का वर्गमूल करें तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 11 हो गई, अब तो आगे जितनी भी यहाँ परिमेय तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे, तो उसमें अभाज्य संख्या में ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो कि पूर्ण वर्ग होती है। यानी अभाज्य संख्याएं जो भी होती है वो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, और पूर्ण वर्ग नहीं होती है तो वर्गमूल करने पर वो पूर्ण मान कभी भी नहीं देंगी। यानी वो संख्या अगर अभाज्य है तो वो परिमेय नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, अगर उसका वर्गमूल करेंगे तो अपरिमेय बन जाएगी। तो यही हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि कोई घन संख्या नहीं है जिसका इकाई का अंक 4 है। आइए देखते हैं। अब एक अगर संख्या में 4 ले लूँ और इसका घन करूँ तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी 4 का घन करता हूँ तो मुझे 64 मिलता है, और 64 में इकाई का अंक 4 है, जबकि इसने कहा कि इकाई का अंक 4 हो ही नहीं सकता। जबकि मुझे एक ऐसी संख्या मिल गई जिसके घन में इकाई का अंक 4 है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी हो गया गलत, और चौथा तो आप सॉल्व करके कर ही लेंगे। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा जो चौथा विकल्प है, तो बचा दूसरा वही वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12,000 की धनराशि को 20% वार्षिक दर पर 1.5 वर्ष के लिए निवेश करने पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है और जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। यानी इसने पूछा कि 2 बार ब्याज लगेगा। अब आइए करते हैं इसको। ये हो गया 12,000 रुपये, और 12,000 रुपये पे अच्छा 20% की वैल्यू आपको मालूम ही, 20% की वैल्यू अगर निकालूं फ्रैक्शन वैल्यू भिन्नात्मक मान तो वो होता है 1/5। तो हमें 12,000 का पहले वर्ष में, क्योंकि 1.5 साल का है तो पहला वर्ष तो पूरा मिलेगा ही मिलेगा, तो पहले साल 20% यानी 1/5 निकालना पड़ेगा। तो 1/5 निकालेंगे 20%, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 2 बजेगा 5 चौको 20, यानी कि 2400 आ जाएगा। अब दूसरे साल भी निकालेंगे, क्योंकि दूसरे साल भी निकलेगा 20%, तो 20% का मतलब 1/5। अब 1/5 निकालेंगे तो इधर भी 2400 ही आ जाएगा। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो अगर दूसरे साल 12,000 पर 20% 2400 मिला, तो पहले साल जो ब्याज मिला था उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, और पहले साल जो ब्याज मिला वो 2400 है तो उस पर भी ब्याज लगेगा। तो उस पर ब्याज लगेगा कितना, फिर से 20%, तो फिर से लगेगा, तो इसका 1/5% निकालेंगे, 1/5 निकालेंगे तो आ जाएगा 5 चौको 20,
5 अठे 40 और ये 0, यानी कि 480 रुपये पहले साल जो ब्याज मिला था उस ब्याज पर ब्याज मिल गया। यानी दूसरे साल का जो ब्याज मिला वो मिला 0,882। यानी पहले साल जो ब्याज मिला वो 2400 मिला और दूसरे साल जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला वो मिल गया 2880 रुपये। लेकिन क्योंकि 1.5 साल के लिए है तो मैंने ये दूसरे साल का पूरा काउंट कर लिया है। जो 2880 है ये दूसरे साल का पूरा ब्याज है, तो मुझे इसका कितना मिलेगा, आधा मिलेगा, क्योंकि जो समय है वो 1.5 वर्ष है। तो इसका आधा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1440 रुपये। यानी अगर वार्षिक मैंने ब्याज को संयोजित किया तो पहले साल मुझे ब्याज मिलेगा 20% 2400, लेकिन दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा वो आधे 6 महीने के लिए मिलेगा 1440 रुपये। तो इस प्रकार जोड़ने पर मिला हमें 0,4,448 और 2,1,3, ये हो जाएगा 3840 रुपये। हमें क्या मिलेगा, पहले साल ब्याज मिलेगा जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। अब आइए देखते हैं जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तब क्या होगा। तो जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो जो टाइम होगा, क्योंकि अर्धवार्षिक हो जाएगा तो 1.5 साल में 3 छमाहियाँ हो जाएंगी और फिर जो रेट होगी वो भी आधी हो जाएगी। 20% की बजाय कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10%। अब देखते हैं तो अब 12,000 रुपये था, 12,000 का 3 वर्षों में, क्योंकि छमाही 3 हो गई तो 3 प्रकार से ब्याज लगेगा। तो पहले साल 10% मतलब 1/10 लगेगा, तो 1/10 लगेगा, 10% ब्याज तो निकल करके आएगा 1200 रुपये। जब दूसरे साल भी 1/10% निकालना पड़ेगा, 1/10 निकालना पड़ेगा, तो ये भी 1200 आ जाएगा। लेकिन जब दूसरे साल 1200 रुपये ब्याज मिला तब पहले साल ब्याज पर ब्याज मिलेगा। तो पहले साल मिला था 1200 तो उसका भी 1/10 निकलेगा, तो ये आ जाएगा 120 रुपये। अब तीसरे साल 10% निकालेंगे, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, भिन्नात्मक मान 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/10 होती है। 10% मतलब 1/10 निकालेंगे तो तीसरे साल भी 1200 रुपये मिलेगा। और जब तीसरे साल मिलेगा तो दूसरे साल वाले पर और पहले साल वाले पर, उन सब पर भी तो ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो निकलेगा इस पर निकलेगा तो 120 आ जाएगा दूसरे वाले ब्याज पर, और पहले वाले ब्याज पर निकलेगा तो 120 आ जाएगा। अब दूसरे साल पर जो 120 मिला था इस पर भी 10% निकलेगा, तो इस पर भी 10% निकलेगा तो आ जाएगा 12। और यहाँ पर जो अंत में जोड़ने पर मिला 112 निकला था ना, तो 12 का भी मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.2 मिलेगा। तो इस प्रकार टोटल हमें यहाँ पर भी जोड़ना पड़ेगा कि कितना ब्याज मिला है। तो यहाँ जब निकालेंगे 120 का 1/10 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो अब देखेंगे कि टोटल वैल्यू कितनी निकली, तो अब आप जोड़ना पड़ेगा। तो अब जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 12 3600, तो यही हो जाएगा 3 सालों के ऊपर के 12 24 12 3600, 36 रुपये ये हो गया। फिर 120 ये हो जाएगा, 120 से 120 से तो 12 36 360 रुपये ये हो गया, और अंत में 12 रुपये ये। तो इस प्रकार से मिलेगा 2 और ये 6 7 और ये 6 3 9 और ये 3, यानी कि 3,972 रुपये जब अर्धवार्षिक लगेगा तब ब्याज मिलेगा। तो अब दोनों के बीच अंतर पूछा था तो ये हो जाएगा 3972, और पिछले साल कितना आया था, वो आया था 3840। कितना आया था, 3840 आया था। तो 3840 इसमें से घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ये 2 आया, ये यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर 1 आया, यानी कि डिफरेंस आया 132 रुपये का। तो इसका जो आंसर होगा वो दूसरा वाला विकल्प जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका काफ़ी लेंथी सवाल था, कैलकुलेशंस में भी बहुत ज़्यादा करनी थी। तो पहले वार्षिक का निकालेंगे कितना ब्याज बना, उसके बाद अर्धवार्षिक का निकालेंगे कितना ब्याज बना, उसके बाद दोनों को घटाने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी समबहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 1080 है। तो समबहुभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है उसका फार्मूला होता है n-2 गुणे 180, और उन्होंने दे भी रखा है कि अंतः कोणों का योग 1080 है। तो जो फार्मूले में रखा वो 1080 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अंतः कोणों के योग जो होता है वो n-2 इंटू 180 होता है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 0 0 जाएगा और 18 छक्का 108, यानी कि मिला 6। यानी यहाँ से n-2 की वैल्यू निकल करके आई 6, या n की वैल्यू निकल करके आई 6 और 2 मिला करके 8। तो ये तो हो गया, भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। अगर
बहुभुज के अंतः कोणों का योग अगर 1080 होगा तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। अब आप जानते हैं कि बाह्य कोण का मान जो होता है अगर आप निकालना चाहें तो उसके लिए फार्मूला है बाह्य कोण बराबर 360 बटे भुजाओं की संख्या n। तो क्योंकि आप जानते हैं कि बहुभुज में भुजाएं चाहे जितनी हों उसके अंतः कोणों का योग कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाह्य कोणों का जो योग होगा वो 360 ही होगा, ना इससे कम होगा ना इससे ज़्यादा होगा। तो ये हो जाएगा 360। बाह्य कोण का मान निकालना है तो 360 में से जितनी भी भुजाएं होंगी उनसे भाग कर देंगे। तो भुजाएं 8 थी तो 8 से मैंने 360 को भाग कर दिया, तो ये आ जाएगा 8 चौको 32 और ये 4 बचेगा 8 पंच 40, यानी कि एक बाह्य कोण का मान निकल करके आया 45 डिग्री, जो कि दूसरे विकल्प में है। तो दूसरा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से बाह्य कोण अगर दिया होता तो मैं क्या करता, भुजाओं की संख्या निकाल सकता था, तो ये भी हो सकता था यहाँ से। तो अगर भुजाओं की संख्या दी हुई तो बाह्य कोण निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, दूसरे वाले फार्मूले से, या अगर भुजाओं की संख्या दी है तो बाह्य कोण निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कुल योग दिया हुआ है तो इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करके पहले हमें भुजाओं की संख्या निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी लंब प्रिज्म का प्रत्येक आधार एक 8 भुजा वाला बहुभुज है। इसके सभी फलकों, किनारों व शीर्षों की संख्याओं का योग बताइए। तो आप पहले समझ लीजिए, जो प्रिज्म होता है उसका जैसा नीचे बेस आधार होता है उसका टॉप वाला ऊपर का सिरा भी वैसा ही होता है। यानी अगर नीचे अगर चौकोर है तो ऊपर भी चौकोर रहेगा, अगर उसका आधार त्रिभुजाकार है तो ऊपर भी त्रिभुजाकार ही रहेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि प्रिज्म का जैसा आधार होता है वैसा ही उसका शीर्ष भी होता है, दोनों समान होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालेंगे। तो जैसे नीचे उसने 8 भुजाएं, कि उसकी भुजाएं कितनी हैं? 8 हैं। तो ऊपर अगर नीचे 8 भुजाएं होंगी तो उसके ऊपर वाले शीर्ष में भी भुजाएं कितनी होंगी? 8 ही होंगी। और जो ये पड़ी फिर सभी तरफ मिलाओगे तो ये वाली जो भुजाएं होंगी इनकी भी संख्या कितनी हो जाएगी? इनकी भी संख्या जो है वो 8 ही हो जाएगी। तो ये 8 तरीका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 8 नीचे 8 ऊपर और 8 साइड वाली। तो इस प्रकार किनारों की संख्या निकल करके आ जाएगी 8। अच्छा, फलक की बात करते हैं। तो फलक यानी फेस आप कैसे निकालेंगे? अगर प्रिज्म होगा तो उसका जो आधार भुजा जो है उसमें अगर मैं 2 जोड़ दूं, आधार भुजा में मैं 2 जोड़ दूं तो मुझे मिल जाएगा फलक। तो आप देखेंगे कि कितने हैं, क्योंकि भाई 8 भुजाएं थी तो साइड में कितने मिलेंगे? 8 फलक मिलेंगे। एक इसमें मिलेगा, एक इसमें मिलेगा, एक इसमें मिलेगा। चारों तरफ से साइड में आपके 8 भुजाएं हो जाएंगी तो 8 फलक हो जाएंगे, और एक फलक नीचे की ओर, एक फलक ऊपर की ओर। तो इस प्रकार 8 और 2 फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। यानी अगर प्रिज्म दिया हुआ है उसमें फलकों की संख्या पूछे तो आधार में जितनी भुजाएं होंगी उन भुजाओं में अगर आप 2 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा फलकों की संख्या, यानी फेसेस कितने हैं वो पता चल जाएंगे। फिर किनारे यानी कि एज की बात करी, तो एज कैसे निकालेंगे? एज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? किनारों की संख्या, इसके लिए आपको गुणा करना होगा। इसके लिए आपको भुजाओं की संख्या जितनी भी होगी, जैसे मान लिया है कि जितनी भुजाएं हैं भुजा को n से यानी 3 से गुणा करना होगा, 3 से गुणा करना होगा। अब भुजाएं यहाँ पर जैसे उसने 8 दे रखी हैं तो 8 को 3 से गुणा कर देंगे तो 8 त्रिका 24, यानी कि इस 8 भुजा वाले जो समबाहुभुज वाला जो प्रिज्म है इसमें कितने किनारे हो जाएंगे? एजेड कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। तो अगर भुजा निकाल दिया हुआ है और किनारे निकालने तो भुजा का 3 गुना करेंगे तो किनारे निकल करके आ जाएंगे। अब शीर्ष यानी वर्टिसेज की बात करी, वर्टिसेज की बात करें तो जितनी भी भुजाएं हैं उन भुजाओं का अगर हम 2 गुना कर दें तो निकल करके आ जाएगा, शीर्ष निकल करके वर्टिसेज आ जाएंगे। तो भुजाएं 8 हैं, उनका 2 से गुणा करेंगे, 2 गुना कर देंगे तो 8 दूनी ये आ जाएगा 16। तो ये हो जाएगा वर्टिसेज यानी शीर्षों की संख्या, क्योंकि अब उन सबके योग पूछा है। तो योग कितना हो जाएगा? 10 फलक हो गए, एज 24 हो गए और वर्टिसेज यानी शीर्ष 24 हो गए। तो ये जोड़ लीजिए, 24 और 10 34, और 34 6 जोड़ेंगे 40 और 10 ये हो जाएगा 50। यानी कि सबको जोड़ करके जो आंसर मिला वो 50 मिला, जो कि चौथे विकल्प में। तो चौथा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप जो भी मैंने बताए हैं आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसको नेक्स्ट क्लास में आपके साथ ज़रूर डिस्कस कर लेंगे। तो अब बारी आपकी है
कि अगर सेशन आपको अच्छा लग गया हो तो इस सेशन को एक लाइक कर दीजिएगा, इस क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारा परिवार भी बड़ा हो सके। तो इस क्लास से, इस सेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।